नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 430 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं 1700 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल केसों की संख्या 3,000 को जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां पर कोरोना वायरस के केस ने 3,000 का आंकड़ा पार किया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 62 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई। इसके दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ में दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,640 पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,164 मरीज सामने आए हैं। इस दौरान इंदौर में हम बात करें तो गुरुवार को सामने आए 244 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमणों की संख्या कुल 842 पार कर चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में जहां 63 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 47 की जांच सिर्फ इंदौर में जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 800 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप मचा है। पूरे सूबे से 3 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। गुजरात में भी कोरोना का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को गुजरात में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 92 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही कोरोना वायरस के कुल केस 1,032 हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें अकेले जोधपुर में 18 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जयपुर में 5, झुंझुनू में 1, नागौर में 2, अजमेर में 1, टोंक में 6, झालावाड़ में 1, कोटा में 4 मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में कुल कंफर्म केस की संख्या 1,169 हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 12 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक पूरे प्रदेश में हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 120 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस जांच में संख्या 5 गुना तक बढ़ा दी गई है। मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच की संख्या 5 गुना बढ़ाई जा चुकी है। अब हर दिन 1,500 लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई राहत का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो चुका है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंक को फायदा होगा। बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 से छोटे और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट को नकदी में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए TLTRO 2.0 का ऐलान किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में और एनबीएफसी आदि के कर्ज प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के दौर में इन संस्थाओं को बाजार से कर्ज मिलने में मुश्किल है, इसलिए नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आईएमएफ ने इस हालात को ग्रेट लॉकडाउन कहा है और दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। भारत ने कुछ देशों में जहां 1.9% का पॉजिटिव ग्रोथ होगा, तो वहीं 20 देशों का सबसे तेज ग्रोथ होने वाला है। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्तीय हालात पर आरबीआई की नजर। कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे 150 अधिकारी और कर्मचारी क्वारंटाइन होकर सेवाएं दे रहे हैं, वित्तीय नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीए क्षेत्र टिकाऊ और बफर स्टॉक इस साल मानसून के बारिश अच्छे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दुनिया भर के साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आती जा रही है और इसी के बाद में आईसीएमआर के वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इसमें 30,043 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसमें से
331 टेस्ट ICMR लैब और 3712 टेस्ट प्राइवेट लैब में हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 8 हफ्ते तक टेस्ट करने के लिए किट मौजूद है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा वो बच्चों के साथ में 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे। फीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या फिर आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी भी समय से मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिलशाद गार्डन सहित 3 स्थानों में पिछले 15 दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली में आज तक कुल 1640 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 62 सकारात्मक मामले कल दर्ज किए गए थे। सत्येंद्र जैन ने बताया कि अब तक 60 कंसेंट जोन पहचाने जा चुके हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तबलीगी जमात मंडल के उपस्थित लोगों से अपील की है कि वो स्वयं जाकर जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा जिन्होंने मंडली में हिस्सा लिया था और खुद आगे आकर वो जांच कराएं, ताकि हम कोविड-19 का मुकाबला कर सकें। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि नालंदा जिला प्रशासन बिहार शरीफ में तबलीगी जमात मंडली के मुद्दे पर कार्रवाई कर रहा है। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लॉकडाउन के चलते इस VVIP शादी पर कर्नाटक सरकार की नजर जरूर रही होगी, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा था कि इस शादी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कुमारस्वामी ने दावा किया था कि हमने शादी के लिए राज्य सरकार से इजाजत ली है और परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में शादी को संपन्न कराया जाएगा, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इससे पहले कुमारस्वामी ने लॉकडाउन के कारण निखिल की शादी का भव्य समारोह की जगह साधारण तरीके से करने का फैसला किया था। यह भी बताया गया था कि शादी में मुश्किल से 10 से 15 लोग शामिल होंगे। ये 10 से 15 लोग सिर्फ दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोग तरफ से होंगे। HD कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया था कि शादी का फैसला डॉक्टरों की सलाह के बाद में लिया गया है। लॉकडाउन के कारण शादी अब फार्म हाउस में हो रही है। ये फार्म हाउस रामनगर जिले में स्थित है। ये प्रशासन की ओर से सिर्फ 21 कारों की आने की इजाजत दी गई थी। दुनिया के कई देश इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में हैं। कोरोना वायरस महामारी से अब तक 1,37,500 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में दिसंबर में पहली बार कोरोना वायरस महामारी के सामने आने के बाद में 193 लोगों में अब तक संक्रमण है। और इसी के साथ में 20,83,820 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से कम 4,50,500 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इस समय दुनिया भर में कोविड-19 से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित अमेरिका में अब तक संक्रमण से 6,39,664 मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। और इसी के साथ में देश में कम से कम 50,107 रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना में तेजी के साथ बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 3 हफ्तों तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जहां 13,729 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में अभी तक 5.5 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। यहां मरने वालों की संख्या 11,477 हो चुकी है। तेजी से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क ने 15 मई तक के लिए शटडाउन का फैसला किया है। अमेरिका के बाद सबसे बुरी तरीके से प्रभावित इटली है, जहां पर संक्रमण में कुल 1,65,155 मामले और 21,645 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के पटियाला में जिस ASI की कलाई को काट दिया गया था, उन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। और दरअसल पंजाब सरकार ने उन्हें प्रमोट कर दिया है। अब वो ASI बन चुके हैं। हाल ही में उन्हें डॉक्टरों ने उनकी कलाई का ऑपरेशन करके जोड़ दिया था। हरजीत सिंह के साथ में जो 3 और पुलिसकर्मी थे, उन्हें
डीजीपी मेडल से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने खुद बताया, उनसे बातचीत की। पटियाला सब्जी मंडी में कर्फ्यू का पालन कर रहे एएसआई हरजीत सिंह घायल हो गए थे। उन्होंने वीरता और साहस का जैसा प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए उन्हें प्रमोट किया गया और एसआई बनाया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला में जब हरजीत सिंह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें निगाह के रोका गया। निगाहों में रोकने पर हमला कर दिया गया। उनका हाथ तलवार से काट दिया गया था। इस घटना में पंजाब पुलिस के 3 और पुलिसकर्मी और एक मंडी अधिकारी भी घायल हो चुके थे। इसके बाद डॉक्टरों से लंबे ऑपरेशन में हरजीत सिंह के हाथ को फिर से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से हरजीत के साथ में बात की थी और पूरा मामले की जानकारी ली थी। यही नहीं, उन्होंने हरजीत को हर संभव मदद करने और आश्वासन दिया था कि अब कुछ दिनों बाद वो हरजीत समेत बाकी सभी का सम्मानित भी उनको किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के दायरों में सुरक्षा बलों के साथ में आतंकियों की मुठभेड़ हो गई। आपको बताएं, इनमें 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही जवान आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद में जवानों ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक के बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। ये 1 साल का 12वां एनकाउंटर है। इससे पहले 11 अप्रैल को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें आतंकी हथियार छोड़कर भाग गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक बार फिर से निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक मजबूत होकर 31,500 अंक के पार कर चला गया था और इसके साथ में जबकि निफ्टी करीब 250 अंक की मजबूती के साथ में 9,300 अंक तक पहुंच गया था। लेकिन आरबीआई से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब शक्तिकांत दास ने मीडिया से मुखातिब हुए हैं। इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 27 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने रेपो रेट में 0.75% की भारी कटौती का ऐलान किया था। इस हफ्ते शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा। गुरुवार को सेंसेक्स 222.80 अंक या फिर 0.73% की बढ़त के साथ में 30,602.61 अंक पर रहा। वहीं निफ्टी 67.50 अंक या फिर 0.76% की तेजी के साथ में 8,999.80 अंक पर बंद हुआ था। लाडवा अनाज मंडी में सरसों की खरीद को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गेहूं और सरसों के सीजन में ना तो किसी भी किसान को कोई परेशानी आने दी जाएगी और ना ही किसी व्यापारी को दिक्कत आने दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों का गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 75% किसानों का ऑनलाइन गेहूं को लेकर रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसी के साथ में उन्हें उम्मीद है कि 19 तारीख तक 85% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। वहीं उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि किस प्रकार से लाडवा की अनाज मंडी में काम चल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बारदाना भी है। महम नई अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। हर किसान को टोकन देने के बाद में मंडी में एंट्री दी जा रही है। वहीं किसानों के साथ में हैफेड कर्मचारी सरसों के बोरे में 100 से 150 सरसों की ज्यादा ग्राम तोलकर ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब अनाज मंडी में किसानों से बातचीत की गई तो हैफेड के कर्मचारियों पर किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसानों ने बताया कि किसानों ने पहले भी तो ओले और बारिश की मार झेली और जिससे काफी फसलों में नुकसान हुआ। अब पूरा देश खासकर किसान का काम कोरोना की मात झेल रहा है तो वहीं ऊपर से हैफेड के कर्मचारी ठगी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसी कट्टे में 940 ग्राम वजन है तो किसी में 101 किलो वजन है और एक कट्टे में 51 किलो 40 ग्राम सरसों भरकर किसानों की भारी ठगी हो रही है। वहीं नायब तहसीलदार राजकुमार शर्मा ने कहा कि सरसों के तोल में गड़बड़ी की बात सामने आई है, उसकी जांच कराई जाएगी। चरखी दादरी की मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, परंतु चरखी दादरी में अनाज मंडी में आढ़ती अपनी आड़त को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने चरखी दादरी अनाज मंडी पहुंचकर अधिकारियों से बात की और असमंजस की स्थिति को साफ किया।
उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारियों के द्वारा उन्हें कहा गया था कि इस बार उन्हें आढ़ती का पैसा नहीं मिलेगा, जिस पर उच्च अधिकारियों से बातचीत गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें समय पर पैसे दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने खरीद शुरू कर दी है। वहीं सरसों की चरखी दादरी में पहले दिन चरखी दादरी नई अनाज मंडी में चरखी दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त इमरान रजा और एसडीएम संदीप अग्रवाल निरीक्षण को पहुंचे थे और मंडी का निरीक्षण करते हुए सरसों की क्वालिटी को भी चेक किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त इमरान रजा ने बताया कि सरसों की खरीद के लिए चरखी दादरी अनाज मंडी और कुछ अलावा अस्थायी मंडी सभी बनाई जा चुकी है, जहां पर खरीद शुरू की जा चुकी है। मुरादाबाद में एक बार फिर से कोरोना के 11 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच चुका है। दरअसल 14 अप्रैल 67 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 11 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 6 पुरुष हैं, जबकि 5 महिलाएं हैं और इसी के साथ में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद थे। कोरोना के 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब जिले में कोरोना के 30 मरीज हो चुके हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अब कोरोना के जिले में बेकाबू होने के चलते प्रशासन द्वारा ज्यादा सख्ती बरतने की आशंका जाहिर की जा रही है। कोरोना को हराने के लिए प्रयागराज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। कोरोना वायरस के लड़ने के लिए देश के लोगों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का आह्वान किया था, उसका लगातार पालन किया जा रहा है। अब इसमें संगम नगरी के लोग जागरूकता और सहयोग का नजारा पेश कर रहे हैं। लोग इतने सजग हैं कि दूसरी तरफ प्रशासन ने जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक तैयारी की हुई है। मुंबई जैसी घटना के बाद में प्रयागराज पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईजी कविंद्र प्रताप सिंह की अलग अंदाज में इस पूरे संकट के दौर में नजर आ रहे हैं। आईजी कविंद्र प्रताप सिंह सारी चीजों से खुद नजर बनाए हुए हैं और इससे इत्र वो जानवरों के लिए भगवान बनकर सामने आए हैं। जगह जगह पर जाकर ऐसे जानवरों को मनुष्य के सहारे बने हैं, जहां पर बेजुबानों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बहराइच में लोगों ने पुलिस का जोरदार स्वागत किया है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है, इसी के चलते इस बीच उनका स्वागत किया गया है। इस महामारी के दौर में महामारी कोरोना योद्धा अपना घर परिवार सब छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों का नवाबगंज व्यापार मंडल व्यापारियों ने वहां पर फूलमालाओं से स्वागत किया है। पुलिसकर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर भेंट किए गए हैं। स्वागत समारोह में थाना प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह सहित दर्जनों पुलिसकर्मियों ने लोगों को घर में रहने की अपील की है। बहराइच में लॉकडाउन के चलते 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत में सभी कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट चावल मुफ्त मिलेगा। इसकी जानकारी जिला खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अनंत प्रताप सिंह ने दी है। इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब एक तरफ जहां सभी लोग घरों में रहकर कोरोना के लिए लड़ने में जागरूक किए जा रहे हैं, तो वहीं चंदौली में भी पेंटरों में पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। चित्र में हंसता हुआ कोरोना दर्शाया गया है और इसके आसपास लॉकडाउन का पालन करें लिखकर राहगीरों को और आसपास के लोगों को समझाया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर लॉकडाउन का पार्ट 2 में सामाजिक लोग और प्रशासन गरीब और असहाय लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गरीब और असहाय लोगों के लिए भगवान का रूप बनकर सामने आए हैं। कार्यकर्ताओं के जरिए भोजन सहित राशन वितरण किया जा रहा है। रोजाना 700 से 800 लोगों को खाना बांटा जा रहा है। प्रशासन भी जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर रहा है, ताकि किसी भी गरीब असहाय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अलीगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर में तैनात एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में तैनात डॉक्टर गो कोरोना गो, डर के कोरोना भागेगा, इंडिया के उस पार गाते हुए हाथ उठाकर नृत्य की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अलीगढ़ में काफी वायरल हो चुका है। वीडियो में दिखाए गए डॉक्टर अशोक की ड्यूटी पर उस समय
छेरत स्थित राजकोषीय होम्योपैथिक कॉलेज में बनाए गए हैं और क्वारंटाइन सेंटर में हैं। इसको लेकर अलीगढ़ के सीएमओ ने कहा कि अशोक कुमार एक सरकारी कर्मचारी हैं और इस तरह का आचरण उनको शोभा नहीं देता है। इस पूरे मामले पर डॉक्टर अशोक कुमार से जवाब तलब किया जाएगा, जिसके बाद ही उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभल में मेड को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मेड के विवाद को लेकर एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई। मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव रामनगर का बताया जा रहा है, जहां सगे भाई अपने तीसरे भाई के साथ में अपने खेत पर गेहूं फसल कटाई कर रहा था। खेत में पड़ोस में कुछ लोग अपने खेत में ईख की बुवाई कर रहे थे, जिसको लेकर दोनों में ईख बोने वाले लोगों ने गेहूं काटने वाले लोगों की खेत की मेड़ काट दी, जिसका उन तीनों भाइयों ने विरोध किया। तो आरोपी पक्ष के लोग आग बबूला हो गए और ईख बोने वाले इस खेत में मौजूद आधा दर्जन लोगों ने तीनों भाइयों पर लाठी डंडों से बुरी तरीके से हमला कर दिया, जिसके बाद में घर में लाइसेंसी बंदूक उठाकर तीनों भाइयों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और भारी भरकम पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और तीनों भाइयों को घायल हालात में जो मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। झांसी में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग दंपति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था, अपने पिता से पैसे की मांग कर रहा था। पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने अपने कमरे में बंद होकर माता पिता के सरिये से मारपीट करनी शुरू कर दी। दोनों के गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की भीड़ पहुंचने से युवक मौके से फरार हो गया। पीलीभीत में फांसी से फंदे पर विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतका की शादी करीब 7 साल पहले मुकेश के साथ में हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मुकेश ने उसके घरवालों को दहेज की मांग को लेकर उससे अक्सर मारपीट किया करते थे। वहीं परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर फरार आरोपी पति की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गांव सावरी बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के सामने सैकड़ों की संख्या में बैंक के ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही बुजुर्ग बच्चों ने मास्क लगाया था। इस महामारी में बिना मास्क इस तरह की भारी भीड़ उमड़ी रही है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी भी भीड़ में खड़े होकर टोकन का वितरण करते रहे, परंतु किसी ने भी कर्मचारियों ने ये नहीं पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया गया। टोक्यो ओलंपिक्स को कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए टाल दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने अगले महीने मई 2020 तक 1 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए नया रोड मैप तैयार कर सकती है। ओलंपिक कमेटी ने कहा कि रोड मैप पर काम कर रहे हैं और इसे जल्द ही पेश किया जाएगा। टोक्यो 2020 ने एक बयान में कहा कि 21 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए योजनाओं के वितरण की इस महीने जांच की जा रही है। इसके लिए मई में एक नया रोड मैप जारी करने की योजना है। टोक्यो 2020 के अध्यक्ष और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री मोरी ने कहा कि हमारा मानना है कि आज का नया कदम आने वाले वर्षों में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खेलों के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी हितधारकों के साथ में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बैठक में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि जापान सहित सभी आयोजन स्थल पर मालिकों और आयोजनकर्ताओं से यह अनुरोध करेंगे कि 2020 में वो नई तारीखों के अनुसार खेलों का आयोजन करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी काफी दुखी हो गए हैं। कोरोना वायरस के चलते ताजा महल होटल के एक्स एम्प्लॉय रोनाल्ड डिमो की मौत हो चुकी है।
आलिया भट्ट ने इंस्टा स्टोरी में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके साथ में रणबीर कपूर भी खड़े नजर आ रहे हैं। रणबीर और आलिया के साथ में ये तस्वीर रोनाल्डो भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए आलिया ने लिखा कि रोनाल्डो डिमेलो की मौत की खबर से दिल बहुत दुखी है और असमल मायनों में बहुत ही अच्छे थे और गर्मजोशी से मिलने वाले शख्स थे। साथ में उन्होंने यह भी लिखा कि मैं काफी खुद दुखी हूं और दुखी के साथ में आपको यह भी बता दें, उन्होंने कहा कि खुद को लकी मानती हूं कि मुझे कई बार उनकी सेवाएं लेने का मौका मिला। इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखती रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।